बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग का चैप्टर 9 के पार्ट 4 की वीडियो को। पार्ट 3 की वीडियो में हमने ऑस्मोलैरिटी एडीएच फीडबैक सिस्टम डिस्कस किया था। हमने कहा था कि एडीएच को मुख्तलिफ चीज़ें रेगुलेट कर रही होती हैं, ऑस्मोलैरिटी खासतौर पर रेगुलेट कर रही होती है, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट कर रहा होता है, आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेट कर रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी हमने। अब हमने देखना है थर्स्ट किस तरह से कंट्रोल करती है आपकी ऑस्मोलैरिटी को। सीधी सी बात है, एडीएच सिस्टम जितना मर्जी अच्छा काम कर रहा हो, कुछ ना कुछ तो यूरिन एक्सक्रीट करना ही पड़ेगा किडनीज को। तो कुछ ना कुछ फ्लूइड यूरिन के थ्रू भी निकल रहा है, कुछ ना कुछ आपको पता है इवेपोरेट भी होगा, कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी निकलेगा, कुछ ना कुछ फीचर के थ्रू भी निकलेगा। तो यानी कि जब वाटर निकल रहा है तो डेफिनेट सी बात है वाटर के इनटेक की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। डन होगी बात। उसके लिए हमारे पास होता है थर्स्ट मैकेनिज्म। ये जो थर्स्ट और ऑस्मोलैरिटी एडीएच मैकेनिज्म है ना, ये दोनों साथ साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर, क्योंकि इन दोनों का काम एक तरह से ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना है। अगर पानी कम हो रहा है तो एडीएच क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, और थर्स्ट से करेगा, वाटर को पीने की तरफ लेके जाएगा इंसान को। तो ये दोनों जो है ना, ये बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम कर रहे होते हैं। हम देखेंगे किस तरह से इनके ब्रेन में सेंटर्स भी सिमिलर किस्म की हैं। इस तरह वहाँ हमने डिस्कस किया था कि थर्ड वेंट्रिकल की एंटेरोवेंट्रल वॉल, ये देखिए एंटेरोवेंट्रल रीजन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ये हमने डिस्कस किया था एडीएच सिस्टम के लिए। यहाँ भी हमारे पास एंटेरोवेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ही है। दोनों की बात। अब यहाँ पे आपके पास होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। नंबर एक, ये एंटेरोवेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल भी है, और नंबर दो आपके पास प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस भी है। ये सारा कुछ मिला के आपके पास बनाता है थर्स्ट सेंटर। वो सारी चीज़ें आपको, ये सारे पॉइंट्स आपके ब्रेन में जो कि आपकी थर्स्ट को रेगुलेट कर रहे हैं, उनको हम क्या करें, थर्स्ट सेंटर। दोनों की बात। उसके अलावा बता रहे हैं कि जिस तरह हमने देखा था कि ऑस्मो रिसेप्टर्स आपके पास मौजूद थे एडी सिस्टम में, जो कि ऑस्मोलैरिटी के मुताबिक श्रिंक या स्वेल करते थे, उसी तरह का मैकेनिज्म आपके पास यहाँ पे भी मौजूद होगा। वही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक तरफ तो एडीएच को रिलीज करवाते हैं और दूसरी तरफ थर्स्ट मैकेनिज्म को करवाते हैं। यानी कि जब वो देखते हैं कि बॉडी में पानी की कमी है, एक तरफ एडीएच से कहते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन करो, दूसरी तरफ थर्स्ट मैकेनिज्म से कहते हैं कि पानी पियो। तो वो एक ही सेल्स हैं, यानी कि रिसेप्टर एक ही तरह के हैं और वो सिग्नल्स दोनों को भेज रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये ऑस्मो रिसेप्टर और एडीएच सिस्टम जो है, थर्स्ट मैकेनिज्म और एडीएच सिस्टम बहुत क्लोज एसोसिएशन में काम करते हैं। दोनों की बात। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी अगर चेंज होगी तो हम थर्ड सेंटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कैसे? आपके ब्रेन में एक पोर्शन होता है ऑर्गेनोवास्कुलरिज्म, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनोवास्कुलरिज्म को। ऑर्गेनोवास्कुलरिज्म आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को देख रहा होता है। अगर उसमें ऑस्मोलैरिटी चेंज करें तो हम थर्ड सेंटर को यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं जो कि रट्टे वाली चीज़ें हैं। जब तक हमने न्यूरोनेट में डिस्कस की हुई, ये आपके लिए रट्टे वाली चीज़ें ही रहेंगी। ऑलराइट। उसके बाद आता है स्टिमुलर फॉर थर्स्ट। कौन कौन सी चीज़ें जो कि थर्स्ट को एक्टिवेट करती हैं, थर्स्ट को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक, नंबर एक तो वो ये बहुत सब सिंपल चीज़ है, हाई ऑस्मोलैरिटी, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स वगैरह। क्योंकि जब हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, इर्द गिर्द कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो सेल्स में से पानी बाहर निकल जाता है। इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन। और ये इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होती है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स आपको पता है सिग्नल्स भेजते हैं। तो जब भी इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होगी, या आप कहते हैं जब भी इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी होगी, थर्स्ट एक्टिवेट होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर। जाहिर सी बात है, अगर आपका ब्लड का प्रेशर कम होता चला जा रहा है, आर्टीरियल प्रेशर कम होता चला जा रहा है, तो यानी कि पानी पीने की ज़रूरत है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये भी आपके थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। आपको याद होगा, यहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि ब्लड वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर एडीएच को भी रेगुलेट करता है। यानी कि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा होता है तो एक तरफ एडीएच से हम कहते हैं कि यार वाटर की एब्जॉर्प्शन करो ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके, दूसरी तरफ थर्ड सेंटर भी स्टिमुलेट होता है कि यार प्लीज़ तुम भी कुछ काम करो ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके, ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके। तो नंबर एक हमने देखा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट कर रही होती है। नंबर दो, ईसीएफ का वॉल्यूम या आर्टीरियल प्रेशर, ये भी आपके थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। नंबर तीन, एंजियोटेंसिन 2, आपके ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिन 2 भी आपके थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा होता है। अच्छा, अब सोचने की बात ये मौजूद है ब्लड में, ठीक है, और ब्रेन के ज़्यादातर जगहों पे आपके पास एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो ब्लड में मौजूद हर चीज़ ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन सब फॉन्डिकल ऑर्गन और ऑर्गेनोवास्कुलरिज्म, ये वो जगह हैं यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। तो ब्लड में बढ़ने वाला एंजियोटेंसिन 2 इनको महसूस हो जाता है, और फिर ये आपके थर्ड सेंटर को मैसेज भेज देते हैं कि यार ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 बढ़ रहा है। एंजियोटेंसिन 2 कब बढ़ता है? बात है, एंजियोटेंसिन 2 भी तब ही रिलीज होता है जब हाइपोवोलीमिया हो, ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा हो, यानी बॉडी को वाटर की जरूरत हो। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स देखते हैं कि यार ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 मौजूद है, जारी बात है वाटर की जरूरत होगी, इसलिए थर्स्ट बढ़ जानी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा चौथा पॉइंट है ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स ऑफ इसोफेगस। ये जो मुंह खुश्क होता है ना, उससे भी थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता है। ठीक है की बात। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब एक बंदे को प्यास लगी होती है, वो थोड़ा सा पानी पीता है,
अब पानी पीते साथ ही उसकी प्यास अचानक कम हो जाती है, तो इसका मतलब है ड्राइनेस ऑफ माउथ का थर्स्ट सेंटर से कोई ना कोई ताल्लुक है। पानी पीते साथ क्या उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ठीक होती है? नहीं। पीते साथ ही तो नहीं होता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या उसका ब्लड वॉल्यूम ठीक हो जाता है? नहीं, थोड़ी देर बाद होता है। वेरी सिमिलरली एंजियोटेंसिन 2 की रिलीज कम होती है, वो भी थोड़ी देर बाद होगी। तो पानी पीते साथ फौरी तो अपने सुकून मिलता है, उसकी क्या रीज़न है? वो यही है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ और इसोफेगस की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी ड्राइनेस भी आपके थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर रही होती है। जैसे ये वेट हो जाती है, थर्स्ट आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो टेम्परेरी कम होती है, ज़्यादा कम होती है, वो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर आता है आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड फ्रिंजियल स्टिमुलाई। लो जी, अगर कोई पेट में चीज़ जाती है ना, वो चाहे पानी ना हो, उससे भी आपकी थर्स्ट इन्फ्लुएंस होती है, थोड़ी बहुत थर्स्ट कम होती है। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि एक पेट में अगर हम एक बलून इन्फ्लेट करें, बलून को फुलाएं, तो उससे आपके स्टमक को जो थोड़ी बहुत डिस्टेंशन मिलती है ना, थोड़ी देर के लिए प्यास थोड़ी सी कम हो जाती है। डाउन की बात तरह से अगर कोई ईसोफेगल ओपनिंग आउटसाइड हो, यानी कि ईसोफेगल से पानी गया, एब्जॉर्ब नहीं हो सका, वापस बाहर आ गया, तो भी हमने देखा कि प्यास थोड़ी बहुत कम हो जाती है। हालांकि वाटर एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ईसोफेगस के गीले होने से भी आपकी थर्स्ट को कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। डाउन की बात। अब ये देखिएगा, ये जो आपके पास स्टिमुला है ना, ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टिमुला हो गया, फ्रिंजियल स्टिमुला हो गया, ये आपके पास टेम्पररी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं थर्स्ट को। और इनकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है ओवर हाइड्रेशन को बचाने के लिए। किस तरह से सिग्निफिकेंस है, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे समझिएगा कि आपके पास ये एक काफ़ी लंबी रोड है, ठीक हो की बात। रोड के एंड पे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना चाहिए, ठीक होगी बात जी। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास वो शॉप है जो कि खाना बेचती है, सही। और रोड के स्टार्ट में एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, सही होगी बात। अब समझ लो खाने को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं 5 मिनट्स, ठीक है। इस शॉपकीपर ने इन बंदों को कॉल में लाई और इनसे पूछा, हाँ भाई खाना चाहिए? वो कहते हैं बहुत खाने की ज़रूरत है भाईजान, बहुत खाने की ज़रूरत है, ठीक होगी बात। अब इसने खाना भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ा सा खाना आएगा ना, मतलब खाना एक आ गया, एक सर्टन अमाउंट खाने की आ गई। अब मुझे बताओ, जिस वक्त खाना रास्ते में है, क्या ये बंदे कहेंगे मजीद खाना ना भेजो? नहीं, इनको तो पता ही नहीं कि खाना आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो शॉपकीपर से कहते रहेंगे खाना भेजो, लेकिन ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये कहेगा यार 2 सेकंड रुक जाओ, 5 मिनट इंतजार कर लो, तुमने जितना खाना भेजा है एक दफ़ा उन तक पहुँचने दो, फिर पता चलेगा हमें। तो ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इस शॉपकीपर को टेम्पररी रोक देता है, 5 मिनट के लिए मिसाल के तौर पे रोक देता है कि अभी 2 सेकंड सब्र कर जाओ, उसको एक दफ़ा जाने दो। सब्र कर जाते हैं और 5 मिनट बाद जब ये खाना यहाँ तक पहुँच जाता है, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड कहता है हाँ भाई अब तुम्हारी मर्जी है, अब तुम उनको कॉल करके पूछ लो। अगर तो वो कहता है कि अभी भी पानी थोड़ा खाना थोड़ा है, तो ये शॉपकीपर मजीद खाना भेज देगा। और अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है अब हमारा खाना पूरा हो गया, तो वो खाना मजीद नहीं भेजेगा। यानी कि अल्टीमेटली टोटल कितना खाना भेजना है ये इन्हीं बंदों ने डिटर्मिन करना है। लेकिन टेम्पररीली ये सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि यार अभी खाना आपने भेजा, 2 सेकंड रुक जाओ। वेरी सिमिलरली जो हमारा थर्स्ट का मैकेनिज्म है ना, उसमें अल्टीमेटली ऑस्मोरिसेप्टर्स ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। मैं अगर इसको इरेज करूं, ये मिसाल के तौर पे जी, ये आ गया आपके पास, पूरी बॉडी आ गई, समझ लें, सही होगी बात। अब जैसे ही हम पानी का इंटेक करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इंटेक करते हैं, तो ये माउथ और फेरेंजियल एरियाज और ये स्टमक जो है ये कहता है कि बस ठीक है पानी आ गया। टेम्परेरी आपकी जो थर्स्ट है वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी को चाहिए था 500 ml ऑफ वाटर, हमने इंटेक कर लिया 200 ml का, एक गिलास पानी पिया, थोड़ी देर के लिए आपकी प्यास जो बुझ गई, क्योंकि इन टेम्परेरी जगहों ने कहा कि यार ये पानी पहले एब्जॉर्ब होने दो। पानी एब्जॉर्ब हो गया, सारी जगह पहुंच गया, ऑस्मोलैरिटी ने कहा नहीं अभी भी मजीद पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ी देर बाद आपको दोबारा प्यास लग जाएगी और आप दोबारा एक गिलास पी लोगे। लेकिन गिलास पीने के फ़ौरन बाद प्यास नहीं लगती, क्यों? क्योंकि इन टेम्पररी जगहों ने यानी कि माउथ वगैरह ने आपको कहा होता है कि यार ये अभी बस रुक जाओ, प्यास रोक लो। तो ये वाले जो रीजन है ना, ये टेम्पररी प्यास को इनहिबिट करते हैं, थर्स्ट को इनहिबिट करते हैं, इन द लॉन्ग रन इनहिबिट नहीं करते। इन द लॉन्ग रन थर्स्ट को आपकी ऑस्मोलैरिटी ही रेगुलेट कर रही होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पे। अगर ये टेम्पररी सिस्टम्स काम ना करें, अगर मैं उस गार्ड की एग्जांपल ले लूँ, ये टेम्पररी सिस्टम्स काम नहीं करते जी। ये देखो जी, ये रोड है, ये बंदा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, और ये आ गया आपके पास शॉप, ये आ गया आपके पास गार्ड। अगर ये गार्ड ना रोके तो क्या होगा, ये शॉप वाला खाना भेजेगा, इनसे कॉल करके पूछ रहा होगा खाना मिल गया बहुत, कहते हैं नहीं नहीं और भेजो, क्योंकि इनको तो भी पहुँचा ही नहीं। अच्छा, खाना भेजता रहेगा शॉप वाला, भेजता रहेगा शॉप वाला, इनसे पूछेगा खाना आ गया, कहेंगे नहीं नहीं और भेजो। अच्छा, खाना भेजता रहेगा,
ये 5 मिनट में तो जाकर खाना पहुँचता है, ठीक है जी, खाना भेजता रहेगा। अब जाकर ना इनके पास खाना आना शुरू हो गया, वो मज़ीद भेजी जा रहा है क्योंकि अभी इनके पास सिर्फ 3 दाने आए हैं खाने के। ये कहेंगे हम 10 बंदे और खाना भेजो। अच्छा, वो खाना भेजता रहेगा, करते करते इतना खाना हो गया, ये कहेंगे हाँ अब ठीक है, सही है। वो तो कहेंगे ठीक है, लेकिन खाना तो सड़क पर रवाना हो चुका है। उनके ठीक है कहने के बाद भी खाना पहुंचता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से थोड़ा सा और खाना पहुंच गया, मजीद खाना पहुंच गया। वो ये कहेंगे यार इतना खाना तो हमें चाहिए ही नहीं था। वो गार्ड कहेगा मैं इसीलिए तो तुम्हें कह रहा था कि थोड़ा सब्र कर लो, 5 मिनट इंतजार कर लो, जितना निकला उसको पहुंचने दो फिर बताना, सही होगी बात। तो वेरी सिमिलरली अगर आपके ये टेम्परेरी रिस्पॉन्सेज काम नहीं करेंगे तो इंसान की ओवर हाइड्रेशन हो जाती है। किस तरह ओवर हाइड्रेशन हो जाएगी? आपको 500 ml पानी चाहिए था, आपने 500 पी लिया, लेकिन अभी तक वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसलिए ऑस्मोलैरिटी कहेगी यार पानी नहीं आ रहा और पानी पियो। आप पीते रहोगे 1 लीटर पी लोगे, ठीक है, वो अभी तक पानी एब्जॉर्ब तो 500 ml नहीं हुआ ना, तो बॉडी कहेगी नहीं अभी तक पानी नहीं आया, और 1.5 लीटर पानी पी लोगे। तो इस तरह से इंसान ओवर हाइड्रेट हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का सिस्टम है कि ये जो आपके टेम्परेरी रिस्पॉन्सेज हैं ये आपकी ओवर हाइड्रेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं। डन हो की बात। अच्छा, उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड फॉर ऑस्मोलर स्टिमुलस। पहले हमने डिस्कस किया स्टिमुलस किस किस तरह से होते हैं। ऑस्मोलैरिटी की वजह से होते हैं, ब्लड वॉल्यूम वगैरह की वजह से होते हैं, एंजियोटेंसिन की वजह से होते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ की वजह से होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और फेरिंजियल स्टिमुलाई की वजह से होते हैं, और ये दोनों टेम्परेरी हैं। डन हो की बात। अच्छा, थ्रेशोल्ड फॉर ऑस्मोलर स्टिमुलस, सीधी सी बात है, जब इवेपोरेशन हो रही है, फीसेस में पानी निकल रहा है, कुछ ना कुछ यूरिन तो बनाना ही पड़ेगा, यानी ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम, यूरिन से पानी निकल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, आपकी बॉडी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाती है। जब बॉडी की कंसंट्रेशन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑस्मोलैरिटी आपकी थ्रेशोल्ड है कि कम अज़ कम इतना थ्रेशोल्ड होगा तो प्यास लगना शुरू होगी, वरना प्यास लगना शुरू ही नहीं होती। फिर जिस तरह ऑस्मोलैरिटी बढ़ती रहेगी उस तरह की प्यास भी बढ़ती रहेगी, लेकिन कम अज़ कम प्यास को स्टार्ट करने के लिए इतनी ऑस्मोलैरिटी चाहिए होती है। तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फॉर ड्रिंकिंग। क्लियर हो गई बात। फिर आता है बस डिसऑर्डर्स ऑफ थर्स्ट एंड वाटर इनटेक। कई दफ़ा हमारे पास डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ इब्नॉर्मैलिटीज होती है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ इंसिपिडस प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना हो। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चूंकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, इंसान को लगेगा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब पानी की कमी है, पानी पीता जाएगा। हालांकि वो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा पानी की कमी की वजह से नहीं थी, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा इस डायबिटीज़ की वजह से थी कि ग्लूकोज हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन बंदा पानी पीता रहेगा, सारी बात है, उसकी यूरिन भी बहुत ज़्यादा बनेगा। डन। दूसरा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, बहुत डाइल्यूट यूरिन बन रहा होता है। तो सारी बात है, जब यूरिन में इतना पानी वेस्ट होगा तो हमें प्यास भी ज़्यादा लगेगी ताकि बॉडी के वॉल्यूम को नॉर्मल किया जा सके। तो इन दोनों डायबिटीज़ में प्यास ज़्यादा लगती है, पानी बहुत पीना पड़ता है। पहला डिसऑर्डर है हमारे पास पोलीडिप्सिया, जिसमें इंसान को बहुत एक्सेसिव थर्स्ट है, बहुत प्यास लग रही है, हमें कोई ऐसा कॉज नहीं समझ में आ रहा, ना उसको डायबिटीज इंसिपिडस है ना डायबिटीज मेलाइटिस है, लेकिन प्यास बहुत लग रही है, इसको कहते हैं पोलीडिप्सिया। फिर इसी तरह एक और है साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया। इसमें ब्रेन का कोई इशू होता है, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, ब्रेन का कोई इशू होता है कि थर्स्ट सेंटर बहुत एक्टिवेट होता रहता है और बंदा बहुत ज़्यादा पी रहा है। उसके अलावा एक और डिसऑर्डर होता है आपके पास एडिप्सिया। एडिप्सिया में क्या होगा, एडिप्सिया में क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, इंसान को प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही, हालांकि बॉडी में ज़रूरत है, बॉडी में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, लेकिन थर्स्ट सेंटर जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे। हो सकता है इसकी रीज़न ये हो कि वहाँ पे कोई लीजन्स वगैरह हुई हो या किसी इन्फेक्शन, किसी सर्जरी वगैरह की वजह से कोई मसला बन गया हो। अच्छा, फिर एक और मसला होता है थोड़ी प्यास लगती है, हालांकि पानी की जरूरत ज़्यादा होती है लेकिन थोड़ी प्यास लगती है, इसको हम कहते हैं हाइपोडिप्सिया। कई दफ़ा ओल्ड एज लोगों के अंदर ये वो मसले आते हैं। डाउन की बात। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेज ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर एडीएच एंड थर्स्ट मैकेनिज्म। यहाँ पे मुझे डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये दोनों सिस्टम सही से काम कर रहे हैं ना, तो आप जितना चाहे सॉल्ट का इंटेक हो, उससे आपके वाटर की रिटेंशन हो, लेकिन जब ये दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी। डन की बात। थर्ड सिस्टम का अगर पानी भी और पी लो, उसके अलावा ऑस्मोरिसेप्टर पानी को मतलब ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर लेते हैं। अगर इनमें से किसी एक को ख़राब कर दो तो भी ऑस्मोलैरिटी बहुत हद तक मेंटेन हो जाती है। इसका मतलब है ये इनमें से कोई भी अकेला भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर आप एडी को ख़राब कर दो, पानी पी के हम गुजारा कर लेंगे, अगर थर्स्ट को ख़राब कर दो तो ये पानी को रीअब्जॉर्ब कर करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर हमने इन दोनों को ख़राब कर दिया तो फिर अगर आपने सॉल्ट का इंटेक किया तो बंदा गया। दोनों को ख़राब करके सॉल्ट के इंटेक को हम रेगुलेट नहीं कर सकेंगे, फिर ऑस्मोलैरिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं नॉर्मल इंसान में सॉल्ट का इंटेक बढ़ाने से बहुत थोड़ा प्लाज्मा में सोडियम बढ़ रहा है, लेकिन जिसके अंदर ना एडीएच काम कर रहा है ना थर्स्ट मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसमें अगर आपने सोडियम का इंटेक बढ़ाया तो आप देख सकते हैं
प्लाज्मा में सोडियम कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। बस यही बात यहाँ पर डिस्कस की हुई है। देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन का क्या इफेक्ट होता है ऑस्मोलैरिटी को चेंज करने में, या कह लो ब्लड में सोडियम कंसंट्रेशन को चेंज करने में। एक बात तो हमें पता है, अगर बॉडी में सोडियम की कमी है तो ये एल्डोस्टेरोन वगैरह सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं और बॉडी में सोडियम लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं। और इस ठीक है, और अगर इस तरह सोडियम कम है तो ये नहीं रिलीज होते ताकि सोडियम वेस्ट हो जाए, यानी कि सोडियम के लेवल को ये बहुत अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं। अब ये जो मैंने बात की है ना, इससे लोगों को लगता है कि शायद एल्डोस्टेरोन ब्लड में सोडियम कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखो, जब ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं ना, साथ ही साथ वाटर वगैरह भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, ये किसी काम के नहीं है। इन्होंने सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब करना है, साथ ही साथ वाटर को भी रीअब्सॉर्ब कर लेना है। सही होगी बात? तो वो ये कह रहे हैं देयरफॉर एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन हैव लिटिल इफेक्ट ऑन सोडियम कंसंट्रेशन एक्सेप्ट अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में काम कर लेते हैं, लेकिन वैसे इनका क्या काम है भाई? बॉडी में सोडियम होनी चाहिए थी 15 ग्राम, वो हुए 10 ग्राम। ये 5 ग्राम सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हालांकि साथ बहुत सारा पानी भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन बस ये कहते हैं सोडियम का लेवल जो है ना वो बॉडी के अंदर, टोटल बॉडी के अंदर बराबर होना चाहिए, सोडियम की कंसनट्रेशन नहीं। डन होगी बात? ऐसा नहीं है कि पहले 1 लीटर में 5 ग्राम थी, अब उसी 1 लीटर में 10 ग्राम हो गई है। पहले 1 लीटर में 5 ग्राम थी, अब 2 लीटर में 10 ग्राम हो गई। तो कंसंट्रेशन तो 5 ग्राम पर लीटर ही रही है, लेकिन टोटल बॉडी की सोडियम जो है वो इंक्रीज कर गई है। डन होगी बात? तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन है वो इस तरह से काम करते हैं। हमने उसके लिए एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, एक तरफ हमने नॉर्मल इंसान जिसका ये एल्डोस्टेरोन सिस्टम वगैरह काम कर रहा है, इस इंसान ने जब सॉल्ट का इंटेक बढ़ाया बॉडी में तो इंसान नॉर्मल रहा, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं की। तो इससे क्या साबित हुआ? हो सकता है एल्डोस्टेरोन की रेगुलेशन वगैरह की वजह से ऐसा हुआ। फिर दूसरे इंसान में क्या किया हमने एड्रेनल ग्लैंड्स को कर दिया फारिग और ख़ुद हमने एल्डोस्टेरोन इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब हमने जो इंजेक्ट किया वो जारी बात है एक कांस्टेंट लेवल इंजेक्ट किया, हमने ज़्यादा कम नहीं किया, हम इंजेक्ट करते जा रहे हैं। अब इस इंसान ने सॉल्ट का इंटेक बढ़ा दिया, ठीक है, एल्डोस्टेरोन नहीं कम ज़्यादा हुआ, बस सॉल्ट का इंटेक बढ़ा दिया। उसके बावजूद भी हमने देखा कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी में रेगुलेट हो गई। ये ब्लू वाली लाइन देखें, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट बढ़ा है, वरना सॉल्ट की रेगुलेशन हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट की रेगुलेशन में एल्डोस्टेरोन ने कोई खास काम नहीं किया था, वो दूसरे सिस्टम होंगे जो काम करते हैं। सॉल्ट की कंसंट्रेशन में एल्डोस्टेरोन खास काम नहीं करता। हमें इससे ये बात तो समझ में आ गई। ठीक होगी बात? यहाँ पे रीज़न डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन हमारे सोडियम कंसंट्रेशन को या ऑस्मोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो पहली वजह तो यही है कि ये जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं तो साथ ही साथ वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो कंसंट्रेशन चेंज तो हो नहीं पाती। और दूसरी वजह ये है कि सीधी सी बात है, थर्स्ट मैकेनिज्म भी साथ साथ लगा हुआ है। ये अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं और ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी बढ़ने लगे तो साथ इंसान को प्यास लग जाती है, इंसान पानी पी लेता है, ऑस्मोलैरिटी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाती है। ठीक है, तो जब तक ये एडीएच और थर्स्ट मैकेनिज्म चल रहे हैं तब तक बहुत मुश्किल है आपके एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन के लिए ऑस्मोलैरिटी को चेंज करना। इसी वजह से अगर कभी एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा भी बन रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पे प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में, उस कंडीशन में भी सोडियम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती, सिर्फ 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर इंक्रीज करती है। दोनों के बाद दूसरी डिजीज़ देखिएगा, अगर एल्डोस्टेरोन कम हो जाए, जैसे कि एडिसन्स डिजीज़ में जिसमें एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत थोड़ी होती है, या कोई एड्रेनल ग्लैंड्स जैसे ख़राब वगैरह हो गए हैं, एल्डोस्टेरोन बहुत कम हो जाए तो जाहिर बात है सोडियम जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो जब सोडियम वेस्ट होना शुरू होगा, अब ये आपके लिए मसले की बात हो गई है। क्यों मसले की बात हो गई है? पहले देखो, सोडियम आ रहा था, हमने क्या करना था? वाटर को भी लाना था, तो खैर हमने वाटर रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, हमने वाटर को इंक्रीज़ कर लिया। अब सोडियम निकल रहा है, तो अब आप सोडियम को बढ़ा तो नहीं सकते बॉडी के अंदर, तो अगर आपने वाटर को भी साथ साथ निकालना शुरू कर दिया तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास मसला बन सकता है। इस मसले के लिए भी आपके पास कोई ना कोई इलाज तो होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास एक तो थर्स्ट मैकेनिज्म है ना, यानी पानी की कमी हो रही है तो आपको पानी पीने का दिल करता है। दूसरा सॉल्ट एपेटाइट मैकेनिज्म भी होता है, अगर नमक की कमी हो रही हो तो फिर आपको नमक की तलब होती है। यूजुअली हम लोग इस चीज़ को फेस नहीं करते, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो जितनी उनकी बॉडी की नमक की रिक्वायरमेंट है ना, उससे बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक कर रहे होते हैं ऑलरेडी। मिसाल के तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर डे, इतने भी बंदा रह सकता है सही, और हम खा रहे होते हैं एवरेज कम से कम भी देखा जाए तो 100 से 200 मिली इक्विवेलेंट पर डे खा रहे होते हैं। तो चूँकि हमारा इंटेक इतना ज़्यादा सोडियम का, इसलिए आमतौर पर हमारे अंदर ये सोडियम सॉल्ट एपेटाइट नहीं होती। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हों कि सोडियम लगातार बॉडी से निकल रहा हो, जिस तरह के एडिसन्स डिजीज़ में होता है, सोडियम बहुत तेज़ी से बॉडी से निकल रहा हो, ड्रेन आउट हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है फिर हमारे अंदर भी सॉल्ट एपेटाइट डेवलप होगी और हम सॉल्ट का इंटेक करना शुरू कर देंगे। ठीक होगी बात? जिस तरह हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या चीज़ डिस्कस की थी? एडीएच सिस्टम। एडीएच सिस्टम के लिए भी हमने देखा एंटेरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इन्वॉल्व हो रहा था, और ये सारे ऑस्मोरिसेप्टर्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे थे। उसके अलावा ये बेरोसेप्टर्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है,
फिर इसी तरह से थर्स्ट मैकेनिज्म के लिए भी वही थर्ड वेंट्रिकल के एरिया इन्वॉल्व हो रहे थे, ब्लड प्रेशर और ये सारा कुछ रोल प्ले करा था। देयर इज सिमिलरली सॉल्ट एपेटाइट में भी हमारे पास वही एंटेरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल वो रोल प्ले कर रहा है। और उसके अलावा सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस, सर्कुलेटरी कौन से हैं, वो जो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस पड़े थे ना, वो यहाँ पे भी रोल प्ले करते हैं हमारे सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। सही है, तो यानी कि ऑस्मोलैरिटी 3-4 जगह काम कर रही है। ऑस्मोलैरिटी आपके एडीएच सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है, ऑस्मोलैरिटी आपके थर्स्ट मैकेनिज्म को भी रेगुलेट करती है, और ऑस्मोलैरिटी आपके सॉल्ट एपेटाइट को भी रेगुलेट करती है। अगर किसी इंसान के अंदर ऑस्मोलैरिटी बहुत लो हो गई है तो जाहिर बात है वाटर की लेवल ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी हाई हो जाए, प्यास भी ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि पानी पीने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता सॉल्ट एपेटाइट इंक्रीज कर दी जाएगी। तो ये जो हमारी ऑस्मोलैरिटी होती है ये तीनों चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।